मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 और 10 की पढ़ाई हो रही है। तो आज हम लोग क्लास 10 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग को देखने के लिए जा रहे हैं। अभी तक हम लोग 8 चैप्टर को उसमें पढ़ चुके हैं और 9वां चैप्टर आपका है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग जो है, इसमें सबसे पहली बात मैं बता दूं कि यह हमारे दैनिक जीवन में भी बहुत उपयोगी है और इसका प्रयोग जो है विद्वान बहुत पुराने ज़माने से करते हुए आ रहे हैं। और किस तरह से करते आ रहे हैं, आज संभवतः इस क्लास को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से उपयोग क्या करते हैं। इसका प्रयोग जो है खगोलविद भी खगोलकी में करते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित तारों और ग्रहों की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए या उसकी दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है भूगोल में भी किया जाता है। और जब आपको भले अभी समझ में नहीं आता हो, लेकिन जो जो आप पढ़ेंगे, जो जो आगे के क्लास में पढ़ेंगे, त्यों त्यों आपको समझ में आ जाएगा। तो बड़े बड़े जहाज़ जो है समुद्र में चलते हैं, उसकी स्थिति क्या है, इसकी पता लगाने के लिए भी इस त्रिकोणमिति का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ब्रह्मांड में, हमारे पृथ्वी पर ऐसे बहुत द्वीप हैं जो कि वीरान पड़े हुए हैं समुद्र में, जो कि बहुत दूरी पर हैं। तो उसकी स्थिति को पता लगाने के लिए अक्सर हम लोग अक्षांश और देशांतर का उपयोग करते हैं, जैसा कि आप लोग भूगोल में पढ़ा होगा। लेकिन फिर भी एग्जैक्ट लोकेशन निकालने के लिए हमें त्रिकोणमिति का ही प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति का ही प्रयोग हम लोग करते हैं। भारत की एक विशाल सर्वेक्षण परियोजना थी, ग्रेट ट्रिगोनोमेट्रिक सर्वे, जो कि ब्रिटिश इंडिया के नाम से जानी जाती थी। इसमें दो बहुत बड़ा थियोडोलाइट बनाया गया। थियोडोलाइट से क्या करते थे कि किसी दूर पर स्थित ऊंचाई वाले स्थान जो है हमारे आँखों पर क्या एंगल बना रहा है, उसको नापा करते थे। तो यहाँ पर चूँकि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल की ही ज़रूरत है, तो हम दूर रह के भी किसी वस्तु की, कोई वस्तु बहुत ऊंचा है, वह क्या एंगल हमारे आँखों पे बना रहा है, इसकी जानकारी हम थियोडोलाइट से देते थे, निकाल लेते थे। और 1852 ईस्वी में, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1852 ईस्वी में सबसे ऊंचे पर्वत की खोज हुई। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एवरेस्ट है। और यह एवरेस्ट की ऊंचाई निकालने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का सहारा लिया गया, इस थियोडोलाइट का सहारा लिया गया। बहुत से दूरी पर 160 किलोमीटर, 150 किलोमीटर अलग अलग दूरी से इसके एंगल को मापा गया और ट्रिगोनोमेट्री का यह सूत्र लगाकर उसकी ऊंचाई ज्ञात की गई। और यह काम करने वाले थे हमारे जॉर्ज एवरेस्ट, जो ब्रिटिश थे। जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर ही हमारा विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत का नाम पड़ा, एवरेस्ट पर्वत। तो अब जो है यह थियोडोलाइट आपको देहरादून के म्यूजियम में मिलेगा, संग्रहालय में मिलेगा। अगर आपको कभी मौका मिले कि देहरादून जा रहे हैं, तो वहाँ पे संग्रहालय को देख लेंगे आप लोग, और वहाँ जो थियोडोलाइट रखा गया है उसका ज़रूर एक बार दर्शन कर लें। तो यह थियोडोलाइट जो था, सबसे पहला यंत्र था क्या नापने का, एंगल मापने का और दूरी मापने का। तो बिना हम स्केल, टेप वगैरह लिए दूरी को हम माप सकते थे और उसकी ऊंचाई को भी माप सकते थे ट्रिगोनोमेट्री के सहायता से। तो आइए बच्चों, हम लोग पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री के कुछ अनुप्रयोग में। तो इसके अनुप्रयोग को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यह कहूँगा कि अभी पिछले क्लास में आपने इस चीज़ को पढ़ा है और इस चीज़ को भी पढ़ा है, साइन थीटा बराबर p/h, कॉस थीटा बराबर b/h, टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p। ये सारा फार्मूला आप जान रहे हैं।
इसके बाद जो है साइन 0 पर वैल्यू 0 होता है, साइन 30 पर वैल्यू 1/2 होता है, साइन 45 पर वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 60 पर वैल्यू √3/2 होता है। तो ये सारा फॉर्मूला आप एक बार अपनी कॉपी में सबसे ऊपर लिख दीजिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही हमें पूरे इस ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग में होने वाली है। ट्रिगोनोमेट्री के अनुप्रयोग में हम लोग करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप चाहें तो यहीं पर रोक के इसको ज़रूर उतार लें। अब हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग एक दो बात जानते हैं, तब उसके बाद एक्सरसाइज 9.1 पर हम लोग चलेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि देखिए यहाँ पर क्या है कि कोई ख़ास ऊंचाई और उसकी दूरी को मापने के लिए एंगल की सहायता हमको चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए कि अगर आप नीचे कोई लड़का है, इस तरह से नीचे से हम ऊपर की तरफ देखते हैं। ऊपर मान लीजिए यह कुतुब मीनार ही है, आप अपने बुक में देख सकते हैं फिगर, यह कुतुब मीनार ही है और कुतुब मीनार को नीचे से हम देख रहे हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। यह पूरी तरह से काल्पनिक होता है। आप अपने नज़र से मिलाकर देख सकते हैं कि यह जो है एक काल्पनिक रेखा जो कि किसी हाइट के बिल्डिंग को किस तरह से टच करेगी, यह काल्पनिक रेखा ठीक ऊपर पे टच करते हुए एक लाइन गुजर रही हो, इस तरह की कल्पना आप कर सकते हैं। और आपके आई लेवल पर जो है एक क्षैतिज स्तर हम लोग लेते हैं। क्षैतिज स्तर क्या होता है कि पृथ्वी के सतह के समानांतर एक रेखा, इसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज स्तर कहते हैं, यानी कि हॉरिजॉन्टल लेवल इसको कहते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर एंगल बनता है, इसको हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। बच्चों इसको याद रखें आप लोग। दृष्टि रेखा को हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है जब कोई ऑब्जर्वर, कोई प्रेक्षक नीचे से किसी ऊंचाई पर देखता है, तो क्षैतिज स्तर के साथ उसकी दृष्टि रेखा जो कोण बनाती है उसको उन्नयन कोण कहते हैं। आप जब क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसमें उन्नयन कोण आएगा, तो उन्नयन कोण जहां लिखा रहे तो आपके दिमाग में ये समझ में आ जाना चाहिए कि देखने वाला नीचे है और देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है। इसके बाद यदि कोई व्यक्ति इस तरह से हो कि एक ऊपर से हम ऑब्जर्व करते हो, इस तरह से मान लीजिए कि यह टावर पे चढ़ा हुआ है, यह टावर पे इस तरह से चढ़ा हुआ है ऊपर, और यह नीचे की तरफ देख रहा है, इस तरह से यह नीचे की तरफ देख रहा है किसी वस्तु को। या यहाँ पर एक कार है, इस कार को जो है यह नीचे की तरफ देख रहा है। तो इस स्थिति में जो है एक क्षैतिज रेखा होगी जो कि पृथ्वी की सतह, जिस सतह पे आप रह रहे हैं उस सतह के समानांतर होगी। उसके बाद यह जो है आपका क्या हो जाएगा, दृष्टि रेखा हो जाएगी। दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के साथ जो भी कोण बनता है, उस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, अवनमन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। तो अब जो है यह दो तरह का कोण आपने जाना। अगर हम ऊपर से नीचे की वस्तुओं को देख रहे हैं तो उस स्थिति में क्षैतिज के साथ जो हम दृष्टि रेखा कोण बनाती है उसको हम लोग अवनमन कोण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चीज़ को आप लोग समझ के रखें, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। उन्नयन कोण और अवनमन कोण की ज़रूरत हमें 9.8 के हर एक सवाल में पड़ेगी।
और जब आप प्रॉब्लम को पढ़ेंगे, सवाल को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वहाँ उन्नयन कोण लिखा हुआ है, तो आप दिमाग में एक फिगर ड्रॉ करेंगे कि भाई देखने वाला जो है नीचे है और देखा जा रहा है ऊपर। वहाँ पर कैसा कोण बन रहा है? आपका उन्नयन कोण बन रहा है। अगर ऊपर से कोई नीचे की तरफ देखता है तो दृष्टि रेखा के साथ क्षैतिज स्तर जो होती है वह कौन सा कोण बनाती है? अवनमन कोण बनाती है। तो जहाँ प्रॉब्लम में अवनमन लिखा हुआ रहेगा वहाँ आपको समझ जाना है कि वस्तु को जो है नीचे की तरफ नीचे देखा जा रहा है, ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। और एक चीज़ इसमें जान लें कि यहाँ पर यह कोण थीटा और यह कोण थीटा, यह दोनों कोण जो होते हैं बराबर होते हैं। यह दोनों कोण आपका कौन सा कोण है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हम लोग एकांतर अंतः कोण भी कहते हैं। तो यह दोनों कौन सा कोण है? एकांतर अंतः कोण हो गया। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखें। उसके बाद ही आप लोग इस प्रॉब्लम को 9.1 को सॉल्व करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं और आगे प्रॉब्लम बनाते हैं। तो चलिए बच्चों, इस फिगर को बना लें आप लोग, और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं 9.1 के कुछ प्रॉब्लम को देखते हैं। तो हमें उम्मीद है कि यह उन्नयन कोण और अवनमन कोण आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया होगा। उन्नयन कोण अवनमन कोण को नहीं भूलेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा पढ़ने से। तो यहाँ तक के वीडियो को आप चाहे तो 2 बार देख लें ताकि आपको प्रॉब्लम बनाने में दिक्कत नहीं हो। तो इसमें पहला नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे 9.1 का पहला नंबर क्वेश्चन। तो 9.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? एक्सरसाइज 9.1, इसमें क्या कहता है कि एक सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। वह अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक खंभा है और एक 20 मीटर की रस्सी जो है इस तरह से तान के बंधा हुआ है। कितना मीटर की रस्सी? 20 मीटर की रस्सी। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, भूमि स्तर और यह रस्सी के साथ बनाया गया कोण 30 डिग्री है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको खंभे की ऊंचाई h ज्ञात करना है। तो निश्चित रूप से A, B, C इसका नामांकन कर दीजिए। अब यहाँ पर ये सोचना है हमको कि यह साइन थीटा बराबर P बटे H होता है, कॉस थीटा बराबर B बटे H होता है और टेन थीटा बराबर P बटे B होता है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा 2 साइड का उपयोग इसमें किया गया है। क्योंकि एंगल ये दिया गया है तो ये आपका क्या हो गया? यह हो गया ऊंचाई, हो गया लंब, हो गया यह, और यह जो आपका हो गया कर्ण। लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण, लंब और कर्ण किस में यूज होता है? साइन के रेशियो में। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में साइन 30 डिग्री बराबर AB लंब और कर्ण जो है आपका 20 मीटर है। तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है AB बटे 20। तो AB इंटू 2 बराबर 20, AB इक्वल टू हो गया 20/2 इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं कि ऊंचाई कितनी हो गई पोल की? 10 मीटर। इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर में क्वेश्चन में कहा गया आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। एक पेड़ था, समझ गए, आंधी आया, वह इस तरह से टूट गया। टूटने के बाद यह इस तरह से यहाँ पर धरती को छूता हुआ इस तरह से आ गया।
और जो है यह दूरी कहा कि 8 मीटर की दूरी पर यह जो है धरती को टच करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो पेड़ की ऊंचाई यही न हुई, ये और ये दोनों को अगर ऐड कर दें तो पेड़ की ऊंचाई निकल जाएगी। यानी कि ए बी सी अगर यह त्रिभुज है तो त्रिभुज ए बी सी में सबसे पहले हमको चाहिए, ये दूरी भी चाहिए और ये दूरी भी चाहिए। और हमको दिया गया है, आधार दिया गया है। आधार और कर्ण के साथ सोचिए किस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। तो आधार और कर्ण जो है कॉस थीटा में आता है। तो इस तरह से कॉस 30 डिग्री बराबर आधार 8 बटे और यह आपका हो गया AC। तो यह AC बराबर 8 बटे कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री का मान जो होता है, अभी बोर्ड में सबसे पहले यही आपको लिखा हुआ मिला होगा। कॉस 30 का मान होता है √3/2। यह 2 आपका ऊपर चला जाएगा, 16/√3 निकल जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है AB निकालना है। तो AB निकालने के लिए अगर 30 डिग्री लें तो चूंकि लंब आधार लंब आधार लंब आधार लंब आधार देख रहे हैं कहाँ जा रहा है, हमारा 10 पे जा रहा है। तो 30 डिग्री इक्वल टू AB बाय BC। BC का वैल्यू कितना है हमारा 8 है। तो इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू 1030 का वैल्यू होता है 8 बाय यह √3 1/√3 होता है आपका यह वैल्यू। तो इस तरह से हम AB भी निकाल लिए और AC को भी निकाल लिए। अब क्या करना है, इसको हम लोग को ऐड कर देना है। जरा सा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया क्या। 1030 का वैल्यू होता है cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। 2 आपका ऊपर चला गया और 1030 AB/8। ठीक है, अब यदि इसको हम लोग ऐड कर दें, पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो AB प्लस AC कर देंगे। तो 16/√3 प्लस 8/√3। यह हो गया 24/√3। √3 से ऊपर नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आपका मिलता है 24√3/3 मिलता है। 3 8 24, 8 3 24, तो 8√3 मीटर इसका आंसर हो जाता है। यानी कि पेड़ की लंबाई कितनी थी, 8√3 मीटर थी। उम्मीद है कि हमें आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, इसको आप लोग लिख लेंगे और इसकी ज़रूरत बार बार पढ़ने वाली है। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टेन थीटा बराबर P/B। यानी कि साइन थीटा हम तभी यूज करेंगे जबकि क्वेश्चन में लंब और कर्ण मिलेगा। कॉस थीटा तभी यूज करेंगे जबकि क्वेश्चन में आधार और कर्ण मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या दिया हुआ है, आप एक बार बुक को अवश्य ही देखें, बुक पर भी ध्यान रखें। ठीक तरह से समझने वाले बच्चे और मेहनत करने वाले बच्चे बुक का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो चलिए, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में दो फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों के लिए ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है कि उसके शिखर की ऊंचाई 1.5 और भूमि के साथ एंगल 30 डिग्री हो। तो बच्चों के लिए, प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो है वो कैसी फिसल पट्टी लगाती है, 1.5 मीटर ऊंचा वाला फिसल पट्टी इस तरह से लगा देता है। यह हो गया बच्चों के लिए। और इसके बाद वो क्या करता है कि
जबकि अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई का फिसल पट्टी 60 डिग्री कोण का बनाता है। यह देखिए 3 मीटर ऊंचाई वाले फिसल पट्टी किस कोण से बनाते हैं? 60 डिग्री के कोण से बनाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है आप जिस फिगर को ड्रॉ करेंगे उसमें आपको एक समकोण त्रिभुज मिलने वाला है। एक चीज़ तो ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि यह जो है आपका 3 मीटर हो गया, यह 1.5 मीटर हो गया। फिर उसके बाद आपको पूछा जा रहा है कि प्रत्येक स्थिति में फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं दो ट्रायंगल बनता है आपका क्वेश्चन नंबर 3 में, ए बी और सी, पी क्यू और आर। तो त्रिभुज ए बी सी में यहाँ आपका 30 डिग्री, तो देखिए यहाँ पर लंब बटा यह फिसल पट्टी की लंबाई निकालनी है, यानी कि AC निकालनी है। लंब और कर्ण चाहिए, लंब और कर्ण चाहिए, लंब और कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में है आपका? साइन थीटा में है। तो साइन 30 डिग्री बराबर यह आपका हो जाएगा 1.5 बाय h। तो h कहने का मतलब AB हो गया। तो AB का जो वैल्यू हो जाएगा 1.5 tan 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 का मान आपको पता ही होगा, 1.5 बाय 1/2। तो यह 1.5 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह 3 मीटर आपका निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा सा बड़े बच्चे के लिए ये भी हमको PQR चाहिए। तो साइन यहाँ पर 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे? 3 बटा ये लंब बटा कर्ण। तो पी आर बराबर 3 बटा साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 होता है। ये 6/√3 हो गया। √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम रेशनलाइज कर देते हैं। क्लास 9 में पढ़े होंगे रेशनलाइज किस तरह से किया जाता है। तो यह आपका हो गया 2√3 निकल जाएगा। चूँकि इस दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है? 3 आता है, 3 दूना 6। तो इस तरह से 2√3 मीटर निकल जाता है। इसकी लंबाई 2√3 मीटर और इसकी लंबाई जो हो जाएगी 3 मीटर हो जाएगी। इस तरह से आप लोग भी बना सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। बहुत हल्का प्रॉब्लम है। तो इंक पेन का ख़त्म हो गया है, इंक को भरना पड़ेगा, तभी लिखना पड़ेगा बच्चों। थोड़ा सा आप लोग वेट कर सकते हैं। तो भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो कह रहा है कि भूमि के किसी एक बिंदु से, ये आपका भूमि हो गया, और मीनार से कितना दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है। इसके शिखर का उन्नयन कोण दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री दिया गया है। तो यह मीनार की ऊंचाई निकालें, ABC आपका। अब देखिए यहाँ पर सोचिए, क्या हमको चाहिए? AB चाहिए, और क्या दिया गया है? आधार दिया गया है। तो लंब और आधार, लंब और आधार, लंब और आधार किस में हम लोग यूज कर मिलता है? हमको 10 में मिलता है। तो बड़ी आसान है इसको यूज करना। मेरे ख्याल से थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो लंब और लंब इसकी निकालनी है हमको ऊंचाई, और ये हमको दिया गया है।
तो क्या देख रहे हैं, लंब और आधार। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि tan 30 डिग्री इक्वल टू यह लंब हो गया AB हो गया बटा 30 मीटर। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू AB/30। तो इसलिए AB इक्वल टू 30/√3। इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं, 30√3/3 10 बार में कट जाता है। तो यह tan√3 मीटर आपका आंसर मिल जाता है। किसका आंसर मिल जाता है, इस टावर की ऊंचाई का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 5 में। भूमि से 60 मीटर की दूरी पर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है और यह मानकर कि डोरी में कोई तरह का ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई निकालें। तो यहाँ पर इसको मेरे ख्याल से आप लोग लिख लेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो भूमि से 30 मीटर की ऊंचाई पर आपका यह क्वेश्चन नंबर 5 में क्या उड़ रहा है, एक पतंग उड़ रहा है। एक पतंग उड़ रहा है और पतंग की जो है डोरी जो है दिया गया है, यह आपका कोई तरह का ढीलापन नहीं है। ऐसे पतंग उड़ाते हैं तो डोरी क्या होती है, इस तरह से होती है आपका। यहाँ पर इसमें कोई स्लैक नहीं है, ढीला नहीं है। और यहाँ पर यह 60 डिग्री का कोण बनता है और इसकी लंबाई हमको निकालनी है। और यह ये शायद 60 मीटर दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ पर इस त्रिभुज में ABC में क्या हमको देख रहे हैं, लंब कर्ण। लंब कर्ण कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है लंब मतलब 60 बटा कर्ण। कर्ण हो गया आपका AC। निकालना है हमको। यहाँ पे लिख देंगे कि त्रिभुज ABC में इस तरह से लिख दीजिए और अच्छा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो साइन थीटा यानी कि साइन क्या हो गया आपका 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है √3/2 होता है 60 बटा AC। AC का जो वैल्यू है यह क्या हो जाएगा 60 बटा √3 गुना 2। तो इस तरह से हमको मिला। यहाँ पे इसको जो है आप रेशनलाइज कर दीजिए, हर का परिमयीकरण कर देते हैं। तो 60 गुना 2 गुना √3/3, 3 दूना 6। तो इस तरह से 40 √3 मीटर आपका आंसर मिल जाता है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। 1.5 मीटर एक लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है, मान लीजिए मकान है वहाँ पे, वहाँ से बहुत कुछ दूरी पे एक बच्चा खड़ा है और उसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर का लंबा लड़का है, उसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है। तो उसकी आँखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कैसे 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर वह कितनी दूरी चलकर आया। देख सकते हैं इसका अनुप्रयोग जो है आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। ट्रिगोनोमेट्री का उपयोग कितना ज़बरदस्त है, कितना यह उपयोगी है। तो यहाँ पर हमको दिया गया है एक भवन और एक लड़का जो है जो कि 1.5 मीटर ऊंचा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। यह मान लीजिए यह लड़का है आपका, यह यहाँ से यहाँ पे पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है और इसकी ऊंचाई। और यह जो भवन है पहले देखता है कि यह 30 डिग्री का कोण बनाता है
अब फिर उसके बाद कुछ देर के बाद यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाने लगता है। तो यह ए से लेकर बी तक जो आया, यह कितना दूरी तय किया, इसके बारे में हमको पता लगाना है। मान लेते हैं कि ए बी एक्स है आपका। तो अब हम लोग जानेंगे कि यह जो आपका 30 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 30 मीटर है। 30 मीटर में क्या होता है कि 1.5 मीटर घट जाता है। देखिए भवन जो बना हुआ है तो धरती से ही शुरू हुआ है, मतलब कि ग्राउंड लेवल से ही बना हुआ है, और 1.5 मीटर का ये है तो 1.5 मीटर इधर यह बाद हो गया, तो यह 28.5 मीटर का ऊंचा इसके आई लेवल से, हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना रह जाता है, 28.5 रह जाता है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे, यहाँ पे कुछ नामांकन कर देंगे। यहाँ पर ए बी सी डी, और बी को आप यहाँ बी समझिए, आई लेवल पर ए समझिए, इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है कि बी डी पी इक्वल टू 30 मीटर है, तो डी सी इक्वल टू 30 मीटर में माइनस कर देंगे 1.5, तो 28.5 मीटर बच जाता है। और उसके बाद माना ए बी इक्वल टू हमारा एक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पर देखिए, इसको बी सी ये हम लोग y मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं, ये x तो माना हुआ है। तो जैसे हम लोग यहाँ और यहाँ, ये दोनों भुजा की ज़रूरत है हमको, ये दोनों भुजा का उपयोग है। तो ये दोनों भुजा जो है किस में शामिल होता है, आपका tan में शामिल होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग tan 60 डिग्री बराबर 28.5 बाई वाई लिखेंगे। इसलिए y इक्वल टू 28.5 और tan 60 का वैल्यू होता है √3। इस तरह से y का वैल्यू आपका निकल गया 28.5 √3 निकल जाता है। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे त्रिभुज में। त्रिभुज में चलते हैं ACD में। ACD में इसमें भी क्या लेना है, tan 30 डिग्री इक्वल टू आपका हो गया 28.5 बाय x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर 28.5 बाय tan 30 डिग्री। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो यह √3 जो है आपका ऊपर चला जाएगा, 28.5 √3 हो जाएगा यह। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ मिल गया, एक x प्लस वाई दोनों को जोड़कर मिल गया, और उसके बाद यह x का भी वैल्यू, y का भी वैल्यू हमको मिल गया ये। अब हमको निकालना है ए बी यानी x निकालना है। तो ये ए बी निकालने के लिए, x निकालने के लिए अगर दोनों में हम इसको घटा दें, यानी कि ए पी में माइनस कर दें हम बी पी को, तो हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए इस दोनों को जोड़कर इसका वैल्यू हमको निकला है 28.5 √3। उसके बाद यह जो वैल्यू है y, जो कि हमको निकला है 28.5/√3। तो अब इसको सॉल्व कीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा फिगर को मिटा रहा हूँ, उम्मीद है कि फिगर आप लोग बना लिए होंगे। तो इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, √3 कॉमन तो नहीं होगा, √3 एलसीएम हो जाएगा। तो 28.5 × 3 माइनस 28.5, ऐसा करते हैं हम लोग, 28.5 को कॉमन ले लेते हैं, तो √3 माइनस 1/√3 होता है। इसमें गुना करने से हम लोग बच जाएंगे। अब यह जो है 28.5 हो गया, और सॉरी यहाँ पर आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, √3 एलसीएम हो जाएगा। तो यह आपका 3 - 1 बचता है। उसके बाद
यह जो है 28.5 इंटू 2 हो गया बाय √3। इसको आप रेशनलाइज कर दीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 28.5 इंटू 2 इंटू √3 बाय ये हो गया 3। संभवतः यह 3 से आपका कट जाएगा। तो 3 से जब आप कटाएंगे इसको, 3 का 3, 3 में 27, 3 बचे 15, 9.5। 9.5 इंटू 9.5 इंटू 2, तो यह आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 19√3 मीटर निकल जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को दिख रहा होगा। यह ध्यान से देखेंगे, इस जगह थोड़ा सा छोटा छोटा लिखा गया है। तो ये जो है लेवल आपका इसके बाद का लेवल है ये, और उसके बाद ये नीच फिगर के बाद का लेवल है। तो इसको मैंने इस तरह से लाइन कर दिया है, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से बच्चों, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग रेस्ट जो भी प्रॉब्लम बच जाते हैं उस सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखेंगे। और आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बोर्ड इस वीडियो के माध्यम से मत देखिए। जो प्रॉब्लम आपसे बन जाता है पहले अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। जो प्रॉब्लम आपसे बन जाता है उसे खुद बना लें, और फिर उसके बाद वीडियो को फॉरवर्ड करके उस प्रॉब्लम का आंसर देखें या समझें जो आपको समझ में नहीं आता है। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो बचे हुए प्रॉब्लम हैं उस सब प्रॉब्लम का आप सॉल्यूशन देखेंगे। धन्यवाद।